हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं। हम पहले पढ़ेंगे विलियम वुंट के बारे में। हमारे सिलेबस में देखो ये चीज़ मेंशन की हुई है। 4 फाउंडिंग पाथ ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, वुंट, फ्रायड, जेम्स डिल थे। ठीक है, हम आज क्या डिटेल में विलियम वुंट के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने जो स्कूल फाउंड किया था स्ट्रक्चरलिज्म, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रेंड, उतना ही करना, और उसके बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा क्या है, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा शार्प होती चली जाएगी। जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ ना, इतना मोर देन इनफ है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं फ्रेंड्स। विलियम वुंट, जैसे कि हम इसके बारे में पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विलियम वुंट ही ऐसा बंदा था जिन्होंने हमारी साइकोलॉजी को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा दिलवाया था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1832 को और 31 अगस्त 1920 को इसकी डेथ हो गई थी। इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रेंड्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो इन्होंने इन सब्जेक्ट में क्या पीएचडी और एमडी की डिग्री हासिल की। फिर 1858 में हरमन हेल्महोल्ट्ज की लैब में जाकर एज ए असिस्टेंट काम करने लग गए, बट वहाँ पर इनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था और उसके हेल्महोल्ट्ज के स्टूडेंट इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। तो क्या है, वहाँ से वो रिजाइन देकर आ गए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, इनकी फिजियोलॉजी में रुचि कम होने लगी और साइकोलॉजी में रुचि इनकी बढ़ने लगी। तो फिर इन्होंने क्या है 1875 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और यहाँ पर 1917 तक काम करते रहे। ठीक है, फिर 1879 में 1879 में एक लैब स्थापित की, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, और उनका नाम रख दिया फिजियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, बाद में ये क्या है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। ठीक है, तो 1873 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक और बुक है सिमिलर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो है विलियम जेम्स की, बट इनकी विलियम वुड की कौन सी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। ठीक है, इन दोनों में क्या है डिफरेंस याद रखना है। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर लिप्जिग में लैब एस्टेब्लिश की, तो मतलब ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देश विदेश के हर एक देश से क्या है स्टूडेंट लोग इसके फिलोसफी और इसकी साइकोलॉजी सीखने के लिए इसके पास आने लग गए। इसके जो मेन जो स्टूडेंट है E.B. टिचनर, जिन्होंने इसके आइडिया को स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया। ठीक है, फिर G.S. स्टेनले हॉल है जिन्होंने APA फाउंड की थी 1892 में। ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट थे वो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी में 2 APA है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर JM कैटल, चार्ल्स वुड, स्पीयरमैन बिहेवियरिस्टिक। ठीक है, क्या है वो भी क्या है इसके स्टूडेंट रह चुके थे। 1875 से लेकर 1919 तक इस बंदे ने 186 स्टूडेंट को PhD करवा दी थी। अब देखो मतलब कितना ज़्यादा ऑल ओवर क्या वर्ल्ड में कितना फेमस था ये। 1881 में क्या है इन्होंने एक जर्नल भी एस्टेब्लिश किया। ठीक है, फिलोसफीज स्टडी इन जर्नल। ठीक है, अब इनकी जो लैब थी उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे, ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दार्शनिक, साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचाने के लिए क्या है एक जर्नल की भी जरूरत थी। ठीक है, ताकि क्या है वो अपनी लैब की जो रिसर्चेज है इस जर्नल में पब्लिश कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका काम, उनकी रिसर्चेज पहुंच सके। फिर 1886 में फ्रेंड्स इन्होंने एक और बुक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, याद रख लेना इसकी मेन कौन कौन सी बुक थी। ठीक है, फिर 1900 में इन्होंने एक वोल्गर साइकोलॉजी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, जिसको फोल्क साइकोलॉजी भी कहते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 1920 में फ्रेंड्स इसकी डेथ हो गई। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है एक्सपेरिमेंटल लैब एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज इन्होंने विलियम वुंट ने ही हमारे साइकोलॉजी को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा दिलाया था। ठीक है, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने मेथड दिया, ठीक है, कि हम हमारे माइंड को कैसे स्टडी कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, जो हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको बोला इन्होंने इंटरनल परसेप्शन, कि हम किस तरीके से इंटरनल परसेप्शन करते हैं। ठीक है, उसको कैसे जान सकते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन से। ठीक है, एक कंसेप्ट दिया था इन्होंने वॉलंटरिज्म। ठीक है, इसको भी हम आगे क्या डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉलंटरिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। ठीक है, कि हमारा माइंड इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहा, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया वॉलंटरिज्म। ठीक है, वॉलंटरिज्म मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्वैच्छिक।
इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकी अप्रोच को क्या रिडक्शनिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि हमको माइंड को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पार्ट में रिड्यूस करके, पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है, ब्रेक डाउन करके हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस है उसी के थ्रू क्या है हमारे माइंड को क्या है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी अप्रोच को एटमिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी अगर हम किसी एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, उसको मोर फर्दर एटम में डिवाइड करके, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला था कि अगर हमें हमारे माइंड की स्टडी करनी है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या हमको पार्ट में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके जैसे कि थॉट में सेंसेशन, परसेप्शन, फीलिंग, हम पहले के लेक्चर में फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि माइंड को कैसे स्टडी करते हैं जितने भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है। इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी, ठीक है। सबसे पहले ही ये बंदे थे जिन्होंने क्या है साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे अपनी लैब में, ठीक है। तो आगे चलकर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फाउंडेशन भी यहीं से हुई थी, ठीक है। और इनको फादर, इसीलिए इनको क्या है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। ये अपने जो जितनी भी रिसर्चेज करते थे वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करते थे कि कौन सा मेथड यूज करके, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके लैब में, ठीक है। अब हम इसके कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं हम कि क्या हमारा सब्जेक्ट बहुत ही नया नया फाउंड हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट विलियम वुंट के द्वारा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या एक डिबेट शुरू हो गई कि हमें एक्चुअली में साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, किस चीज़ की स्टडी करनी है साइकोलॉजी, बेसिकली साइकोलॉजी किस चीज़ का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो विलियम वुंट ने क्या बताया कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। हमको क्या है साइकोलॉजी क्या है, एक साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या बोला है कि जो हमको साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, हमारे जितने भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। फ्रेंड्स ये चीज़ भी याद रखना, इनकी साइकोलॉजी को कंटेंट साइकोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मेन फोकस किस पे था, जितने भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसके कंटेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि हमको क्या क्या बेसिकली हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा कंटेंट हो गया, थॉट हो गई, हमारी परसेप्शन होगी, सेंसेशन होगी, फीलिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या इनको क्या है, इनकी साइकोलॉजी को कंटेंट ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी दो तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट है इमीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको तत्कालिक अनुभव भी बोल देते हैं। सेकंड था मीडिएट एक्सपीरियंस, मध्यवर्ती एक्सपीरियंस, ठीक है। इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या बताया इन्होंने, दिस रेफर टू डायरेक्ट रॉ सेंसेशन एंड फीलिंग एज दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट में जो मेरे को सेंसेशन हो रही है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसको एज इट इज़ फील करना, ठीक है, उसको एज इट इज़ एक्सपीरियंस करना। फॉर एग्जांपल मैंने क्या है बिल्कुल ही नींबू खाया, ठीक है, तो क्या है मेरे को एकदम से क्या बिल्कुल खट्टा लगा, ठीक है, तो मेरे एकदम से क्या उसको क्या बताऊंगी कि मतलब मेरे को खट्टा लगा, ठीक है। ये जो मेरे को खट्टेपन का जो एक्सपीरियंस हुआ इमीडिएट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इमीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर क्या है, और नींबू के खाते ही क्या मैंने क्या बोला कि ओहो मैंने बचपन में भी इतना खट्टा नींबू खाया था, अब जो मेरे ये बचपन में मैंने जो ये खट्टा नींबू खाया था, ये जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, बचपन की मेमोरी जो मेरे को एकदम से रिकॉल हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं उन्होंने मीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है। वो एक्सपीरियंस दिस इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन, ठीक है, हमने हमारे पास जो रॉ सेंसेशन आई, जो रॉ इन्फॉर्मेशन आई, उसकी हमने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज के बेस पे इंटरप्रिटेशन कर दी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इमीडिएट एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल दे रखा है, द सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस व्हेन टेस्टिंग शुगर इज एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने कोई मीठी चीज़ खाई, ठीक है, कैंडी खाई, ठीक है, आपने एकदम से खाते क्या सेंसेशन हुई स्वीटनेस की, ठीक है, मीठा लगा, ठीक है, वो हो गया आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस। बट उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपने क्या बोला कि ये कैंडी तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपके पास पहले प्रीवियस नॉलेज थी कि मतलब ऐसा टेस्ट कैंडी का होता है, ठीक है। तो वो जो हमने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, इमीडिएट एक्सपीरियंस के बेस पे जो हमने पास्ट का जो एक्सपीरियंस हम अब कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है
पेन इन टीथ, अगर मेरे दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, अभी क्या मेरे को पेन फील हो रहा है, ठीक है, ये हो गया मेरा इमीडिएट एक्सपीरियंस। अगर मैं पेन के बेस पे ये बोलूँ कि ये तो मेरे को कैविटी हो सकती है, ठीक है, मैंने जो ये अब कैविटी का जो एक्सपीरियंस किया कि हाँ मेरे को कैविटी हो सकती है, ठीक है, तो ये मैंने किसके बेस पे किया, इमीडिएट एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। मैंने सीधे तो नहीं देखा कि मेरे दांत में कैविटी है, ठीक है, दर्द क्यों होता है, ठीक है, जब हमारे दांत में क्या कैविटी होती है, उसके बेस पे मैंने क्या ये इंटरप्रिटेशन की, रा इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि हमको साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस पे, ना कि मीडिएट एक्सपीरियंस पे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड वॉलंटरिज्म। वुंट ने ये बोला था कि जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेस है वो सिर्फ क्या है, हमारी जो इन्वायरमेंट से जितने भी रिस्पॉन्स, जितने भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या है पैसिव रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि हमारा माइंड क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है इन्वायरमेंट से उसको एक्टिवली क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको क्या है मीनिंग देता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तो हम क्या है उस पर अटेंशन डालते हैं और हमारा माइंड उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको मीनिंग देगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आप किसी कैफे में बैठे हो, वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है और क्या आप एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। फर्स्ट है एक्टिव अटेंशन। योर माइंड एक्टिवली फिल्टर आउट द बैकग्राउंड नॉइज ऑफ द कैफे। आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आसपास जितना भी शोर शराबा है, तो आपका माइंड क्या करेगा, एक्टिवली जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसको क्या है फिल्टर आउट कर देगा, निकाल देगा, उन पर क्या है आपका फोकस नहीं जाएगा, ठीक है। आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि क्या आपका पूरा फोकस किस चीज़ पे है, बुक पढ़ने पे है, ठीक है। तो आपका माइंड क्या है इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। जो काम की इन्फॉर्मेशन है उस पर हम फोकस करें और जो काम की नहीं उसको क्या हमारा माइंड क्या है फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है। हमारा माइंड क्या पैसिवली क्या है रिकॉर्ड नहीं करता है इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को। सेकंड इन्होंने बताया कि ये जो चीज़ हम करते हैं, ठीक है, ये क्या हमारी विल से करते हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर विल का भी जिक्र किया। अब कैफे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, बट हमारा माइंड किस पे फोकस था, बुक पढ़ने पर, ठीक है। तो क्या हम क्या अपनी विल से किसी चीज़ पर फोकस करते हैं और उस चीज़ को हमारा माइंड क्या है ऑर्गेनाइज करके उसको मीनिंग प्रोवाइड करता है, बजाय कि पैसिवली रिकॉर्ड करने के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि जो भी हम क्या वर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उनको क्या हमारा माइंड सिर्फ वर्ड्स ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, बल्कि क्या उनकी इंटरप्रिटेशन भी कर रहा है, उसका मीनिंग भी निकाल रहा है, ठीक है। और हम दो चीज़ें इन्वॉल्व है हमारी ये सब चीज़ें हम किस उससे करते हैं, हमारी विल से करते हैं, और क्या हम उस चीज़ पर क्या फुल्ली फोकस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो वुंट ने दिया था एप्रिसेप्शन। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पियाजे ने दो कंसेप्ट बताए थे कि हम इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, हमारा माइंड किस तरीके से नई कंसेप्ट फॉर्म करता है, ठीक है। दो तरीके थे, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ठीक है। तो इन्होंने इन दोनों कंसेप्ट की जगह एपरसेप्शन वर्ड दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एपरसेप्शन वो मेंटल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी आइडिया जो इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास आ रही है उसकी सेंस निकालना, ठीक है, ठीक है, उसको एसिमिलेट करना, हमारे माइंड में स्टोर करना, ठीक है। या तो इन्फॉर्मेशन इतनी मतलब नई है, पहली बार हमने उस चीज़ को सुना तो हमारा माइंड में क्या है वो एसिमिलेट हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहले ही उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जो अब हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उससे हम क्या उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, उसमें मिलाकर क्या हम उस चीज़ को क्या ऐड कर देंगे उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इनका बोलना था कि इट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंस आर एसिमिलेटेड। जितने भी हम नए नए एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे माइंड में इकट्ठे होते जाते हैं, एसिमिलेट होते जाते हैं, एंड इंटरप्रेटेड थ्रू द लेंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, या तो हमारे पास उससे रिलेटेड कोई पास्ट नॉलेज है, ठीक है, जैसे कि वो एप्पल का था, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पहली बार एप्पल देखेगा तो उसके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा रेड कलर का क्या फ्रूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी वो फ्रूट देखेगा तो उसके पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेस पे वो उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, ठीक है, कि हाँ ये तो एप्पल है, मेरे पास इसकी पहले नॉलेज है, मैंने देखा। और इन फ्यूचर अगर उसने कोई ग्रीन एप्पल देख लिया, ठीक है, अभी क्या है
नई नॉलेज आई उसके पास, पहले उसने रेड एप्पल देखा था, अब क्या है न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो वो अब जो इन्वायरमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको पहले की इन्फॉर्मेशन से क्या है रिलेट करके उसकी इंटरप्रिटेशन देगा, ठीक है, कि हाँ एप्पल रेड होते हैं बट एप्पल ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक और कंसेप्ट उसके माइंड में क्या है जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है एक मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा माइंड इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन की सेंस निकालता है, ठीक है, उसको एसिमिलेट करता है। ये क्या है हमारी हायर लेवल कोग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारा माइंड क्या है सिंथेसाइज करता है, मतलब कि इकट्ठा करता है, ऐड करता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, विद व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो हमारे पास है उसमें क्या है उस चीज को रिलेट करके और भी ऐड ऑन करता जाएगा, नई नई चीजें क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है इकट्ठी करता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है हमारी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, हमारी नॉलेज क्या है बढ़ती है, ठीक है। बेसिकली ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्या है ये नॉलेज प्राप्त करने का एक तरीका था, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप अपनी फेवरेट डिश पास्ता कुक कर रहे हो खुद के लिए, ठीक है। अब आपका करंट एक्सपीरियंस क्या है कि अभी आप क्या है पास्ता बना रहे हो, ठीक है, मतलब आपको क्या बिल्कुल टिप टॉप बेस्ट डिश आपको क्या बनानी है खुद के लिए, ठीक है, आप क्या एक रेसिपी भी फॉलो कर रहे हो, बट आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या क्या सामान चाहिएगा मेरे को इस डिश को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। करंट में तो क्या अभी आप क्या आपको एक बिल्कुल ही टिप टॉप एक डिश बनानी है, ठीक है, बट हमारा माइंड क्या है अभी करंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बेस पे इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, हमारे प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, ठीक है, कि हमको क्या है इंग्रेडिएंट के नाम पता है, ठीक है, स्टेप भी पता है, ठीक है, बट हम क्या है रेसिपी को देखकर क्वांटिटी को मेजर कर करके चीज़ें क्या है डाल रहे हैं, बट हमारे पास एक अच्छी खासी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। यू हैव एक्सपीरियंस विद कुकिंग दिस डिश एंड आर फेमिलियर विद द स्टेप इन्वॉल्व, ठीक है, आप फेमिलियर तो हो ना स्टेप के जो भी स्टेप इस चीज़ में फॉलो होना है, ठीक है। यू नो हाउ टू लॉन्ग टू कुक पास्ता, कितना टाइम लगेगा ये आपको पता है, कि कितना कैसे सॉस मेरे को बनाना है ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। सिर्फ आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हो रेसिपी फॉलो कर करके, बट आपके पास उससे रिलेटेड पहले की क्या है नॉलेज है। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हम क्या है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसके बेस पर, हमारे एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग, जैसे कि स्ट्रक्चरिज्म किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमको माइंड की स्टडी कैसे करनी है, उसके स्ट्रक्चर में डिवाइड करके स्ट्रक्चर कौन कौन सा था, थॉट थी, फीलिंग थी, सेंसेशन थी, परसेप्शन थी। तो वुंट ने आगे फीलिंग पर एक स्पेशल थ्योरी बनाई है, ठीक है, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग। इनका क्या बोलना था कि हम जितने भी इमोशनल डेली रूटीन में लाइफ में हम फील करते हैं वो हमारे क्या है इन 3 डायमेंशन में ही हम क्या है फील करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी इमोशन है जितनी भी फीलिंग है सिर्फ वही ये 3 ही डायमेंशन हम फील करते हैं उस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डायमेंशन है प्लीजेंट अनप्लीजेंट, सेकंड है टेंस्ड रिलैक्स, थर्ड है फ्रेंड्स या गलती से मिस्टेक हो गई है एक्साइटेड और डिप्रेस्ड, ठीक है। तो क्या है ये बाइपोलर डायमेंशन है, ठीक है। अगर आप प्लीजेंट है तो आप अनप्लीजेंट भी फील कर सकते हैं उसी इमोशन में, ठीक है। अगर आप टेंस है तो आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं, अगर आप एक्साइटेड है तो क्या है आप डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इमोशन है ये वो किस चीज़ का मिक्सचर होएगा, इन तीनों ही डायमेंशन का मिक्सचर होएगा, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन किसी भी इमोशन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में कर लेते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है कि आप कोई थ्रिलिंग मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो उस मूवी के दौरान आप ये तीनों की तीनों डायमेंशन, ठीक है, इस 3 डायमेंशन में टोटल 6 कंसेप्ट हो गए, ठीक है, ये 6 के 6 आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है प्लीजेंट, जब भी आप मतलब कि स्टोरी देख रहे हो तो उसमें क्या जितने भी इंजॉयबल सीन आएंगे, ठीक है, आप क्या स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मूवी है, ठीक है, तो बहुत एक्टिवली क्या आप उसको देख रहे हो तो आपके लिए क्या है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है, ठीक है। तो उस टाइम आप कौन सा डायमेंशन फील कर रहे हो, प्लीजेंट, ठीक है। जैसे ही कोई इंटेंस स्केरी डरावना सीन आ गया तो ठीक है तो आप क्या अनप्लीजेंट भी हो जाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आप दोनों ही कर रहे हो फेस, प्लीजेंट भी और अनप्लीजेंट भी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये टेंस्ड और रिलैक्स्ड, अगर कोई सस्पेंसफुल सीन आ गया, ठीक है, कि मतलब कि अब जैसे कि हीरो को मार दिया अब जीत जाएगा हीरो, और क्या है हीरो मतलब कि आप एंटिसिपेट करते हो कि अब ये होगा अब ये होगा, ठीक है, तो आप क्या है थोड़े से टेंस भी हो गए उसमें, ठीक है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मूवी थ्रिलिंग है। फिर क्या है कि अगर आप टेंस फील कर रहे हो तो आप क्या है कि
उसी इमोशन में रहते रहते रिलैक्स्ड भी फील करते हो, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा सीन आ गया बिल्कुल काम, ठीक है, रिलीफ का कोई सॉन्ग आ गया, तो क्या उस टाइम क्या आप रिलैक्स फील कर रहे होते हो, ठीक है। फिर है एक्साइटेड। अगर जैसे कि कोई ड्रामेटिक मूवमेंट आ गया, ठीक है, कि जैसे कि हीरो मार रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि जैसे कि आप खुद ही हीरो और आप खुद ही क्या उस चीज़ को एक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप उस टाइम क्या एक्साइटेड होते हो, ठीक है। और उसी टाइम उसी इमोशंस में, ठीक है, आप क्या डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हो, ठीक है। कोई सैड मोमेंट आ गया, ठीक है, कोई इमोशनल सीन आ गया, ठीक है। जैसे कि कई बार हमारी मूवी में होता है कि कोई मूवी में रो रहा है, तो क्या है, कई लोग होते हैं कि इतने ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं कि वो खुद भी रोने लग जाती है, ठीक है। तो आप क्या उस टाइम डिप्रेस्ड भी फील करते हो। इसका बोलना था कि कोई भी इमोशन है, किसी भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड इमोशन है, उसमें हमारे ये तीनों के तीनों डायमेंशन होते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी इमोशन है सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो इनकी ये डायमेंशन याद रखने की ये थ्योरी किसने दी थी। फिर है वोल्कर साइकोलॉजी, इसको फोल्क साइकोलॉजी भी बोलते हैं। वुंड ने बोला कि अगर हमको हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करना, हमारे माइंड को अच्छे से स्टडी करना है होलिस्टिक वे में, तो हम क्या है उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरिज्म क्या करता था कि लैब में बंदे को लेके आते थे, ठीक है, उसके सामने कोई चीज़ रख देते थे, उसको एक्सपीरियंस करवाते थे और इंट्रोस्पेक्शन के जरिए क्या है उसके माइंड को स्टडी करते थे। तो इनका बोलना था कि सिर्फ अगर हमको माइंड को होलिस्टिक वे में स्टडी करना है तो सिर्फ हमको क्या एक्सपेरिमेंटल तक ही सीमित नहीं रहना है। अगर हमको अच्छे से उसको स्टडी करना है तो हमको और चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और चीज़ों की स्टडी भी करनी पड़ेगी जो ह्यूमन माइंड को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमारा कल्चर हो गया, हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो वोल्गर साइकोलॉजी क्या था, यह क्या है, एक स्टडी है, स्टडी ऑफ द कोलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस, कल्चर और सोशल फिनोमिना की, ठीक है। इन चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा अगर हमको हमारे माइंड को, हमारी मेंटल प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करना है। ये कंसेप्ट इनका ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बट आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि वोल्गर साइकोलॉजी किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। यहाँ पर बोल रहा है कि ही बिलीव दैट द इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यहाँ पर इंडिविजुअल साइकोलॉजी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड के थ्रू जो माइंड को स्टडी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको बोला है, ठीक है। और कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी किसके लिए वर्ड यूज कर रहा है, ये वोल्गर साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। आर इंटरकोनेक्टेड, कि ये दोनों ही क्या है बहुत ही ज़्यादा इंटरकोनेक्टेड है, हमारे माइंड को, हमारी मेंटल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमको अगर हमारे माइंड को स्टडी करना है तो इन दोनों को ही स्टडी करना पड़ेगा। हमारे जितने भी बिलीव हैं, वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिस है, वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ हमको इम्पैक्ट कर रही है तो अगर हमें हमारी ही स्टडी करनी है तो उन सारे फैक्टर को हमको क्या है कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो इनका जो ये वोल्गर साइकोलॉजी का जो मेजर इफेक्ट हुआ, आगे जाकर कल्चरल साइकोलॉजी की क्या है नींव बनी, ठीक है। और जो ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू हमारे माइंड की स्टडी कर रहे थे, ये किस चीज़ की फाउंडेशन बनी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। ये दोनों चीज़ें आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि जो हमारे सोशल नॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग, ठीक है, कि कोई नया बंदा आया, कोई गेस्ट आया, उससे हमारे मिलने का तरीका हर कल्चर का अलग होता है, ठीक है। वो चीज़ें क्या हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसलिए अगर हमें किसी भी बंदे के हम माइंड को स्टडी कर रहे हैं तो हमको उसके सोशल नॉर्म, उसकी वैल्यू, इन सब चीज़ों को भी क्या है स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हर कल्चर में ग्रीट करने का तरीका अलग होता है कि इंडियंस क्या करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, कई कल्चर्स में हाथ मिला के करते हैं, कई कल्चर में गले मिलाकर ग्रीटिंग की जाती है और कई में क्या है किस करके ग्रीटिंग की जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी क्या हमारे माइंड को क्या इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए अगर हमें हमारे माइंड को, ह्यूमन माइंड को होलिस्टिक वे में स्टडी करना है तो इन सब चीज़ों की स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली हम वोल्गर साइकोलॉजी को कल्चर साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कल्चर की स्टडी करना। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिर्फ मतलब यहाँ पर मेन है कि इसका मीनिंग याद रखना कि किससे रिलेटेड है, कल्चर की स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। और किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था, ठीक है। यहाँ हमारा विलियम वुंट के बारे में मेजर चीज़ें क्या कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। और वुंट के बारे में मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मोर देन इनफ है, इतनी चीज़ें कर लो आप, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आपका ये टॉपिक क्या बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या हम ये चीज़ें काफ़ी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी। जैसे कि इसका ओरिजिन कब हुआ था, जब 1879 में वुंट ने क्या है लिप्जिग में
लैब एस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, विलियम वुंट को माना जाता है, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चरलिज्म नाम इन्होंने नहीं दिया, इनके स्टूडेंट ने नाम दिया था इसके आइडिया को स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। किसने, टिचनर ने। अगर ये पूछे कि फाउंडर कौन है तो आपको विलियम वुंट लगाना है, ठीक है। और अगर ये नाम के बारे में भी पूछे कि किसने स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया तो टिचनर लगाना है, ठीक है। इसके की कंसेप्ट क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन करवाते थे ये, ठीक है। और ये किस चीज़ की स्टडी करते थे, कॉन्शियसनेस, हमारे जितने भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, हमारे एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको क्या है ब्रेक डाउन करके, किसमें, थॉट में, एक्सपीरियंस में, इमोशन में, अदर जितने भी हो सके उनके बेसिक एलिमेंट में हमारे एक्सपीरियंस को डिवाइड कर दो और उसी के जरिए ही हमारे ह्यूमन माइंड की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इंट्रोस्पेक्शन का, कि ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को लैब में लेके आते थे, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते थे और उसको बोलते थे कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, इससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी थॉट, जो भी फीलिंग, जो भी सेंसेशन आ रही है वो हमको क्या है डिटेल में बताओ, ठीक है। फिर क्या है कि इनके आइडिया को एक्सपेंड किया इनके स्टूडेंट टिचनर ने। टिचनर ने क्या है कि स्ट्रक्चरलिज्म को क्या है न्यूयॉर्क तक फेमस कर दिया। इन्होंने इसके वुंट के आइडिया को एक्सपेंड किया और नेम दे दिया स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। नेम याद रखना ये फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेम किसने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म का, टिचनर ने। और ये किस चीज़ पर फोकस करते थे, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पर। ये मानते थे कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं ह्यूमन माइंड के, उनको हम बहुत मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इमोशन में, सेंसेशन में, फीलिंग में, थॉट में। और इनका मेथड क्या था, इनका भी इंट्रोस्पेक्शन ही मेथड के थ्रू क्या है ये माइंड की स्टडी करते थे। इनकी क्या मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की अचीवमेंट रही साइकोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। जैसे कि हमने ये टिचनर का काम देख लिया कि इन्होंने क्या किया था, इनके आइडिया को एक्सपेंड किया था और न्यूयॉर्क तक साइकोलॉजी को ले गए थे और स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया, ठीक है। और एक इनके स्टूडेंट थे स्टेनले हॉल, इन्होंने क्या एपीए फाउंड की थी 1892 में, ठीक है। एपीए की फुल फॉर्म याद रखनी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हमारी साइकोलॉजी में 2 एपीए हैं, ठीक है, आपको बताना है दूसरी कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी स्टेनले हॉल ने एस्टेब्लिश की थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। और टिचनर की एक स्टूडेंट थी फीमेल वाशबर्न, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी रिसीव करी थी 1894 में, ठीक है, साइकोलॉजी में। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या है वाशबर्न ने एक बुक पब्लिश की थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द एनिमल माइंड, 1908 में। इसका डेक्लाइन कैसे हुआ, 19वीं सदी के मतलब स्टार्टिंग में ही क्या इसका डेक्लाइन होना शुरू हो गया था। इसके जितने भी स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका क्या आपस में ही इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो गया कि हमको माइंड के कौन से स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपस में उनके इतने ज़्यादा क्लासेज हो गए थे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके स्टूडेंट था विलियम वुंट का स्पीयरमैन, जो आगे चलकर बिहेवियरिस्टिक बना, ठीक है। तो उन्होंने क्या है धीरे धीरे क्या है इस चीज़ को खारिज करना स्टार्ट कर दिया कि हम हमारे माइंड को स्ट्रक्चर में डिवाइड कर करके अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तरीके भी हमको क्या है यूज़ करने पड़ेंगे अगर हमारे माइंड को हमको स्टडी करना है। फिर आया एक कंपीटिंग व्यू फंक्शनलिज्म, इसके साथ ही आ गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन्होंने आते ही क्या बोला कि हम अगर हमें हमारे माइंड को स्टडी करना है अच्छे से, हमें उसके फंक्शन पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। हम स्ट्रक्चर पर फोकस करके उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए मेन मुद्दा क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, ना कि वो उसके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और एक विलियम वुंट, जिसकी वजह से हमारे स्कूल साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा मिला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड और जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विलियम वुंट और स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल में से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा स्कूल के अच्छे से मेमोराइज भी हो जाएगा।